नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है न्यू नॉलेज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सेकेंड वेव, सबसे ज्यादा खतरनाक वेव से लड़ने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना वायरस के भारत के आंकड़ों। अभी तक कोरोना वायरस से 1.66 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से 25 लाख से ज्यादा अभी एक्टिव केसेस मौजूद हैं और इस वायरस की वजह से 1,80,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से हर दिन भारत में 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन की कमी बढ़ते जा रही है। हर दिन लोग इतनी ज्यादा संख्या में मर रहे हैं कि शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है। लोगों को अपने ही प्रियजनों का अंतिम संस्कार सड़क किनारे करना पड़ रहा है। स्थिति दिन पे दिन और भी ज्यादा गंभीर होते जा रही है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगने की वजह से प्रवासी मजदूरों के लिए समस्या और भी ज्यादा बढ़ रही है। अब ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस का सेकेंड स्ट्रेन या फिर म्यूटेंट कोरोना वायरस कब डिटेक्ट हुआ था और इसके लिए क्या एक्शन लिए गए। पाथ डायग्नोस्टिक प्रोग्राम के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ट्रॉय लीडर का कहना है कि बाकी अलग वायरसेस के जैसे ही कोरोना वायरस भी हमारे बॉडी में एंटर करते ही हमारे सेल्स के होस्ट पे जाके अटैक करता है और हमारे ही सेल्स का इस्तेमाल करते हुए ये अपने आप को बहुत ही फास्ट प्रोसेस में रेप्लिकेट करता है। इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में या फिर हम आम भाषा में कहें तो कॉपिंग के प्रोसेस में कुछ कॉपिंग एरर्स पाए जाते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉपीज इनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन कभी कभी एवोल्यूशनरी एडवांटेज मिल जाता है इन्हें, जिसकी वजह से कोई एक कॉपी बहुत ही ज्यादा डेडली स्ट्रेन का रूप ले लेती है। ये पेरेंट स्ट्रेन से भी कई ज्यादा फास्ट तरीके से स्प्रेड होती है हमारे बीच और ये बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती है। कोरोना वायरस की जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्ट्रेन है या फिर सबसे ज्यादा घातक स्ट्रेन है, उनका नाम है B117, B135 और P1। कई एक्सपर्ट्स द्वारा एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि भारत में जो कोविड का दूसरा स्ट्रेन पाया जा रहा है उसका नाम है B117। यही कारण है कि हमें हर दिन हजारों लोगों के मौत की खबर मिल रही है और इसका डिटेक्शन 5 अक्टूबर 2020 को ही हो गया था। क्या उसी वक्त सरकार को रेड अलर्ट जारी नहीं कर देना चाहिए था, या फिर उसी वक्त इस कोविड के नए डेडली स्ट्रेन से लड़ने की प्लानिंग शुरू नहीं कर देनी चाहिए थी। लेकिन रेड अलर्ट तो दूर की बात है, अक्टूबर 2020 में हम सभी ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे कोविड नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्या उसी वक्त हजारों सैंपल्स की जीन सीक्वेंसिंग शुरू नहीं कर देनी चाहिए थी ताकि इसके बारे में और अच्छे से समझा जा सके, या फिर इससे लड़ने की और अच्छे तरीके से प्लानिंग की जा सके, या फिर हमारे वैक्सीन और अच्छी तरीके से डेवलप हो सके इससे लड़ने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए। कोविड के नए स्ट्रेन की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई जनवरी 2021 में और इसके लिए कोविड जीनोमिक्स कंसोर्शियम के कुल 10 लैब्स की चेन बनी। इसका बजट 115 करोड़ रुपए था, लेकिन आज भी ये प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को बजट खुद से अरेंज करने के ऑर्डर्स दिए। खुद से अरेंज करने पे इनका पहला फंड एलोकेशन 31 मार्च 2021 को हुआ, वो भी 80 करोड़ रुपए का। और ये बात हम सभी जानते हैं कि 31 मार्च 2021 तक कोरोना वायरस का सेकेंड वेव पूरे देश को अपने चपेट में ले चुका था। लोगों की जान जो इमीडिएटली एक्शन लेने की वजह से बचाई जा सकती थी, वो प्रशासन की लापरवाही और स्लो प्रोसेस की वजह से नहीं बच पाई। इसके अलावा कई और सवाल हैं कि ऐसे सिचुएशन में कुंभ मेले को आयोजित कराने की इजाजत क्यों दी गई। क्या सरकार को यह नहीं पता था कि उस माहौल में कोविड-19 के नॉर्म्स को अप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, और इस कोविड के बढ़ते स्प्रेड को देखते ही उस मेले को इमीडिएटली बंद किया गया। लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी ही कुछ सेम कहानी बंगाल इलेक्शंस की भी है, जहां कोविड के सेकेंड वेव जहां पूरे देश में भयावह रूप ले लिया है, उसी के बीच इतनी बड़ी संख्या में इलेक्शन रैली कराई जा रही है। और आज सिचुएशन ये है कि बंगाल में हर दूसरे इंसान जिनका कोविड टेस्ट हो रहा है वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में सिचुएशन को देखते हुए हम फर्क कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस हम में से किसी में भी फर्क नहीं कर रहा। अब ये जान लेते हैं कि कोविड-19 के सेकेंड वेव की वजह से अचानक से हमारे देश में ऑक्सीजन का कंजम्पशन इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। दरअसल ये
वायरस हमारे बॉडी में एंटर करते ही हमारे लंग्स पे जाके अटैक करता है। हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स से जाके इसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और अटैच होते ही हमारे ही सेल्स की मदद से ये अपने आप को फास्ट रेप्लिकेट करने लगते हैं और इसी की वजह से हमें सांस लेने की समस्या बढ़ जाती है। कोविड-19 के सेकेंड वेव के सिम्टम्स में सांस लेने की समस्या सबसे ऊपर है और यही कारण है कि हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे हॉस्पिटल्स के पास मौजूदा जितने ऑक्सीजन है उससे 7 गुना ज़्यादा डिमांड है। तो डिमांड और सप्लाई चेन के बीच इतना बड़ा डिफरेंस है और यही डिफरेंस ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग को भी प्रमोट कर रहा है। इस महामारी से पहले हमारे देश में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था उसका 15% हॉस्पिटल्स को एलोकेट होता था और बाकी 85% इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता था, लाइक वेल्डिंग, माइनिंग या फिर ग्लास फर्नेसेस में। लेकिन इस क्राइसिस सिचुएशन को देखकर सरकार को जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई है वो इंडस्ट्री से रोक के हॉस्पिटल्स पे देनी पड़ी। 22 अप्रैल 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये डिसीजन लिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो पूरे देश में होगी उसमें किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोगों की बढ़ती डिमांड थी और ये भी देखा जा रहा था कि लोग ऑक्सीजन की कमी से बहुत ही ज़्यादा मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की स्कार्सिटी बढ़ते जा रही है, वेंटिलेटर्स की स्कार्सिटी भी बढ़ते जा रही है। इसके साथ ही सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे ISMA एक्ट लगाना चाहिए। ISMA एक्ट का मतलब है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जो कि 1968 में लाया गया था। इस एक्ट के तहत जिस भी चीज पे सरकार ISMA एक्ट लगाती है उस डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जिन लोगों के परिजनों की डेथ हो रही है वो डॉक्टर से लड़ने लग जा रहे हैं, उनसे बदतमीजी करने लग जा रहे हैं, उनसे मारपीट करने लग जा रहे हैं या फिर कई जगह डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है। और अगर इस सिचुएशन पे वो लोग स्ट्राइक पे जाते हैं तो सिचुएशन को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स पे हर दिन हजारों लोगों की ऑक्सीजन क्राइसिस, वेंटिलेटर क्राइसिस, बेड्स क्राइसिस से रिलेटेड पोस्ट आ रही है। मरीज और उनके परिजन 8-8, 10-10 घंटे हॉस्पिटल्स की लाइंस में लगे हुए हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं आस्किंग फॉर ऑक्सीजन, लेकिन उसकी शॉर्टेज की वजह से वो अपनी जान गंवा दे रहे हैं। कोविड हेल्पलाइन वर्कर्स को हर दिन हजारों कॉल्स आ रहे हैं आस्किंग फॉर हेल्प। इसी बीच हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कंटिन्यूअसली कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। स्क्रोल वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2020 में 162 ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को 150 डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल कराने का टेंडर पास हुआ था। इसका बजट 201 करोड़ रुपए था, जो कि पूरे तरीके से पीएम केयर फंड से जाने वाला था। लेकिन आज 6 महीने बाद उन 162 ऑक्सीजन यूनिट्स में से केवल 32 इंस्टॉल हो पाए हैं और बाकी 153 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जो कि लोगों की मौत का कारण बन रही है। अब बात कर लेते हैं वैक्सीन पे। सरकार का वैक्सीन को लेके ये कहना था कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये हम सबको पता है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जो एक ब्रह्मास्त्र है वो है वैक्सीन। लेकिन इस वैक्सीन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? शायद कुछ भी नहीं। यूएस और यूके जैसे देश ने अपने देशों में वैक्सीन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एडवांस फंडिंग एलोकेट की। वहीं भारत की वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सीरम इंस्टीट्यूट ने 2000 करोड़ का फंड एलोकेशन अपने आप से इन्वेस्ट किया और वहीं भारत बायोटेक को इंटरनल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना पड़ा। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल डोनेशंस की बात करें, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सीरम इंस्टीट्यूट को 2200 करोड़ रुपए दिए वैक्सीन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दिसंबर 2021 तक यूएस गवर्नमेंट ने 44,700 करोड़ रुपए एलोकेट किए मॉडर्ना, फाइजर जैसी वैक्सीन कंपनीज पर। लेकिन भारत सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन किया 19 अप्रैल 2021 को। आखिर सिचुएशन खराब होने का इतना इंतजार क्यों किया गया? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल काम होगा? तो पहले से ही एडवांस में वैक्सीन कंपनीज की मदद क्यों नहीं की गई? भारत की मौजूदा वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरे देश के महीने भर के वैक्सीन डोजेस डिमांड को पूरा करने के आधा भी नहीं है। भारत में महीने भर में वैक्सीन डोजेस का कंजम्पशन 150 से 200 मिलियन डोजेस है, वहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी 80 से 100 मिलियन डोजेस है। इसके अलावा अपने देश में वैक्सीन कंजम्पशन को पूरा करने के लिए बाकी देशों ने
वैक्सीन की प्री बुकिंग की थी। अगस्त 2020 तक यूएसए ने दूसरी वैक्सीन कंपनी से 400 मिलियन डोजेस वैक्सीन के प्री बुक किए थे और नवंबर 2020 तक यूरोप ने 800 मिलियन पर डोजेस की प्री बुकिंग की थी। वहीं भारत ने वैक्सीन की पहली बुकिंग प्लेस की जनवरी 2021 में, वो भी सिर्फ 16 मिलियन डोजेस का। तो आप ही बताइए, जिस देश की आबादी 1.3 बिलियन है, वहां इतना कम क्यों और इतना धीरे क्यों? आज कोरोना वायरस की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। आज के समय में कोरोना वायरस की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, पर क्या इसमें दोष सिर्फ सरकार का है? क्या हमारा इसमें कोई रोल नहीं? वैक्सीन केसेस कम होते ही हम लोगों ने पब्लिक गैदरिंग्स को प्रमोट किया, कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करना बंद कर दिया और हमारे दिल से कोरोना का डर निकल गया। लेकिन आज जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब है, पूरे देश में लॉकडाउन लगने की समस्या वापस बढ़ गई है, लोग बुरी तरीके से बेहाल हैं, इसके बीच अगर अभी भी हम कोविड-19 के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो सिचुएशन बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कोविड पॉजिटिव हैं और अपने घर पे ही क्वारंटीन हैं। आप लोगों के लिए ये सलाह है कि आप किसी एक डॉक्टर से कॉल पे कनेक्टेड रहें और उनके दिए इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें। उनके दिए हुए दवाई के डोजेस को आप सिचुएशन के हिसाब से इंक्रीज करते रहिए। साथ ही जो ग्रोसरी आइटम्स है उसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा टेट्रा पैकेजिंग वाले आइटम्स जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इसे भी इंक्लूड करें। अपने मेडिकल सप्लाईज में थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, कफ के मेडिसिन, जिंक और विटामिन सी के टैबलेट्स को इंक्लूड कीजिए। साथ ही अपने आप को सैनिटाइज रखने के लिए एक्स्ट्रा टिश्यूज, एक्स्ट्रा टॉवल्स, एक्स्ट्रा क्लोथ्स अपने साथ हमेशा रखिए। और उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जो कि कोविड-19 मरीज का ध्यान रख रहे हैं घर पे। उस रूम में एंटर होने से पहले आप उस रूम का वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए। आप हमेशा हैंड ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करते रहिए और बहुत ही बारीकी से कोविड-19 मरीज का ध्यान रखिए। कोरोना की इस बढ़ती समस्या के बीच ज़रूरी है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। किसी भी तरीके के र्यूमर्स से अपने आप को दूर रखिए, स्पेशली अगर वो र्यूमर्स वैक्सीन से रिलेटेड हो। आपकी मदद करने के लिए एनआईटी पटना के स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने एक ऐप डेवलप किया है, UVAH केयर ऐप। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और आपके हेल्थ को सही करने के लिए ये ऐप डेवलप किया गया है। इस पर आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आपको अपने हेल्थ को सही करने के स्टेप में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी जाके इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने हेल्थ को सही करने में खुद की मदद कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशन है तो वो भी हमसे शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए। करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही न्यू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।